नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह 10वीं बार लाल किले से की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए देश के लोगों को संबोधित किया है। लेकिन इस भाषण में दोस्तों देश से ज़्यादा सत्ता की चिंता नजर आई है। मोदी इस महत्वपूर्ण मौके पर भी चुनावी रैली जैसी बातें करने से खुद को रोक नहीं पाए। लाल किले पर खड़े होकर के भी मोदी जी ने विपक्ष को कोसने का पूरा जो कोई भी मौका नहीं है जो छोड़ा हो। पीएम मोदी के भाषण की खास बात यह रही कि उन्होंने शुरुआत में ही मणिपुर की बात की, जबकि पिछले 3.5 महीनों से मोदी मणिपुर पर बोलने से बचते ही रहे हैं। आप सबने देखा, संसद में भी उन्होंने मणिपुर पर केवल 2 मिनट दिए। लेकिन लाल किले से मोदी ने कहा कि पिछले समय से मणिपुर में हिंसा का जो दौर चला, कई लोगों को हिंसा का शिकार होना पड़ा, मां बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन कुछ दिनों से शांति की खबरें वहां से आ रही हैं। देश मणिपुर के साथ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर के समाधान के प्रयास हो रहे हैं वहां पे, और केंद्र सरकार ये प्रयास करती रहेगी, राज्य सरकार भी प्रयास करती रहेगी। वहीं मणिपुर की घटना को देश की एकता के साथ जोड़ते हुए मोदी ने कहा है कि घटना मणिपुर में होती है तो दर्द महाराष्ट्र में होता है। मोदी की ये बात शायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब के लिए थी। और दूसरी बात, राहुल गांधी अभी वायनाड में थे, वहां राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र किया था। शायद वो भी बात कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन केवल 2 लाइनों की बात 4000 किलोमीटर की पदयात्रा का मुकाबला नहीं कर सकती है, जो राहुल गांधी कर चुके हैं। खैर, 1.5 घंटे के लंबे भाषण में 90 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। उस लंबे भाषण में मोदी का जोर भ्रष्टाचार, 2024 के चुनाव, गुलामी के दौर, महंगाई और भारत के विकास पर रहा, और सबसे ज्यादा विपक्ष को निशाने पर लेने पर रहा। मोदी ने अपने भाषण में देशवासियों को परिवारजन कहकर संबोधित किया है, जबकि यह पहला मौका है। पिछले 9 बार से मेरे प्यारे देशवासियों कहते थे, इस बार मेरे प्यारे परिवारजन कह रहे थे। जबकि अपने भाषण में विपक्ष को परिवारवाद के नाम पर ही घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। उन्होंने घेरने की कोशिश की, जो हमेशा वो करते आए हैं। भाषण की शुरुआत मोदी ने मणिपुर से की है, तो आखिर में अगले साल फिर से लाल किले से ही भाषण देने की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन इसके बीच पीएम ने ऐसी बहुत सी बातें की जिन्हें सुनकर ऐसा लगा मानो लाल किले को मोदी ने अपना चुनावी मंच बना लिया है। मोदी ने कहा कि मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। 2047 में भारत का तिरंगा विकसित भारत का तिरंगा होना चाहिए। रत्ती भर भी पीछे नहीं हटना है। जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो फिर से क्यों न खड़ा हो जाए। 2047 में मेरा देश विकसित देश बनकर रहेगा। ये बात मैं अपने देश के संसाधनों, सामर्थ्य और 30 की उम्र से कम लोगों के दम पर कह रहा हूं। देखिए, संसाधन, सामर्थ्य और 30 से कम उम्र के लोग, यानी जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनके दम पर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और कांग्रेस पर भी बिना नाम लिए तंज कसा। परिवारवाद का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोकतंत्र में एक बीमारी आई है। देश के लोकतंत्र में एक बीमारी आई है, परिवारवादी पार्टी। इनका एक ही मंत्र है, परिवार को परिवार के लिए, परिवार के द्वारा। वहीं मोदी ने देश की 3 बुराइयां बतलाई हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। आप याद कीजिए कि जब से इंडिया का गठन हुआ है, मोदी इन्हीं 3 विषयों को हर मंच से उठाते रहे हैं। और एक तो 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त उसकी याद में इन्होंने परिवारवाद क्विट इंडिया से लेकर के तुष्टीकरण क्विट इंडिया तक कह दिया। और लाल किले से प्रधानमंत्री ने घमंडिया और परिवारवाद क्विट इंडिया जैसी बातें तो नहीं की हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उसका मतलब इसी से है और इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। विपक्ष को निशाने पर लेने के अलावा मोदी ने प्राकृतिक आपदा, अर्थव्यवस्था, विकास, इन तमाम बातों पर जोर दिया। मोदी ने कहा है कि 2014 यानी 2014 में जब सरकार उनकी आई थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश 10वें नंबर पर था और आज हम 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ है।
जब भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, तब हमने इसे रोका और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। मैं 10 सालों का हिसाब देशवासियों को दे रहा हूं। पहले गरीबों का घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, आज 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पिछले 5.5 साल में के कार्यकाल में, मोदी के कार्यकाल में, कह रहे हैं खुद कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात मोदी जी बता रहे हैं, लेकिन कितने लोग गरीबी से बाहर निकल आए, ये बात जो है वो यहाँ जब रख रहे हैं आप, तो 80 करोड़ लोगों को आप कैसे कह रहे हैं कि हम गरीबी रेखा के नीचे वालों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जिस तरह मोदी ने 10 सालों का हिसाब किताब दोस्तों दिया है, लाल किले से दिया है, उससे समझ में आता है कि वो अगले साल के चुनाव की चिंता में पड़ गए हैं और ये चिंता राहुल गांधी के बढ़ते कद से हो रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सब्जी बेचने वाले रामेश्वर जी को अपने घर खाना खिलाकर राहुल गांधी ने फिर आम जनता की निगाहों में अपनी बात, अपनी छवि को रख दी है। वहीं आज राहुल ने कहा है कि भारत माता हर भारतीय की आवाज है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, ये राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा, राहुल गांधी ने ट्विटर पर, कि पिछले साल मैंने 145 दिन उस जमीन पर घूमने में बिताए जिसे मैं अपना घर कहता हूं। मैंने समुद्र के किनारे से शुरुआत की और गर्मी, धूल और बारिश में गुजारा है, जंगलों, कस्बों और पहाड़ियों से होते हुए। जब तक कि मैं मेरे प्यारे कश्मीर नहीं पहुंच गया, तब तक मैं घूमता रहा। राहुल ने यानी कि बता दिया है कि उनके लिए भारत माता और भारत की एकता क्या मायने रखती है। मोदी लाल किले के अपने भाषण में राहुल की पेश की गई चुनौतियों के आसपास टिक नहीं पाए। ये साफ दिखता है कि कैसे एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों में कितनी समानता है। लेकिन क्या लाल किले से मोदी जी ये क्या बोल गए, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये भाषण चुनावी भाषण था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की चुनौती यहां पेश करके गए हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को चुनावी भाषण के रूप में देखा जाए तो आज चुनावी भाषण है या कुछ और है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां डरे हुए नजर आ रहे हैं कि पता नहीं अगले साल इसी प्राचीर से हम भाषण दे पाएंगे या नहीं? तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज में। और हमारे साथ हमारे 3 साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। और देखिए, हमारे तीनों साथी, सबको आप जानते हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबको जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास ब्रेकिंग में। और सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, पहले आपके पास, किस रूप में देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को? राजीव जी, देखिए, सबसे पहले मुझे ये बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरी एक अपेक्षा को पूर्ण किया। जिस समय लोकसभा में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर बोला था, 2.25 घंटे का भाषण था, तब मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी कि इसका बचा हुआ हिस्सा जो है आप 15 अगस्त को सुनिए। तो जो बचा हुआ हिस्सा है वही आप समझिए चला आया है। तो मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो हर जगह पर जो है वो चुनाव का जो एलिमेंट है वो जरूर डाल देते हैं। जबकि लाल किला एक ऐसी चीज है, उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है जिसको हम कह सकते हैं कि देश का वो हाईएस्ट पेडेस्टल है, सबसे बड़ा मंच है। उस मंच तक आदमी को पहुंचते पहुंचते छोटी मोटी संकीर्णताओं से पूरा ऊपर उठ जाना चाहिए। उसकी नजरों के आगे पूरा देश होना चाहिए। उस देश में सारे लोग होने चाहिए, हर जात, हर मजहब, हर तरह के लोग, हर तरह की विचारधाराओं के लोग, सारे के सारे होने चाहिए। ये शायद ऐसा पहला मौका है जो मोदी जी ने पेश किया है पिछले कुछ सालों से, कि लाल किले का उपयोग भी जो है वो इस तरीके से करते हैं मानो अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उसी को किए जा रहे हैं। उनके देखिए 2-3 चीजें जो हैं, उन्होंने यहाँ पर भी वही परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, इन्हीं की बातें की। ये बातें जो है कहे बिना भी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देश आपको सुन रहा है, आपके पास पूरा का पूरा मीडिया है, तंत्र है, आप जो कुछ कहेंगे आप उसको कीजिए। बाकी आपकी जितने भी राजनीतिक जो आपको जिसको कहते हैं कि जो सेटल करने हैं, आपके स्कोर सेटल करने हैं लोगों से, अपने विपक्षी विचारधारा के लोगों से, उसको आप लाल किले के मंच से नीचे उतर कर कीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि मोदी जी जो है इन चीजों का अंतर नहीं समझते। इसके कारण होता यह है कि उनकी जो कही हुई बात है उसका असर भी कम हो जाता है। उन्होंने कितने विकास की कई बातें की, जैसे उन्होंने बताया कि
पीएम आवास के लिए जो है पहले केवल 90,000 करोड़ खर्च किया गया था, हमने 4 लाख करोड़ किया। अमाउंट महत्वपूर्ण नहीं है, आप ये बताइए कि कितने लोगों को आवास हुए। हम्म। मैं छत्तीसगढ़ जैसी जगह में बैठा हूँ, मुझे ये पता है कि यहाँ पर पीएम आवास को लेकर बड़ी राज्य सरकार ले लेना। और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष चल रहा है कि भाई आप हमारे पैसे तो दीजिए। यहाँ पे बहुत सारा वो जो काम है, यहाँ तक कि गणना भी नहीं हो पाई थी कि किन लोगों को पीएम आवास मिलना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो मोदी जी के साथ दिक्कत यह है कि अभी पूरा उन्होंने ठीक है, अब 2014-15 तक शायद उन्हें ये बात नहीं पता रहती कि लाल किले के भाषण का क्या महत्व है। लेकिन आप 10 सालों के बाद भी अगर इस चीज का अंतर नहीं जान सके कि आपको लोकसभा में क्या भाषण देना है, आपको सागर में मध्य प्रदेश में जाकर क्या भाषण देना है और लाल किले पर क्या भाषण देना है, तो ये बड़ी दुख की बात है कि लोग इस चीज को अंतर नहीं समझ पाते कि राष्ट्रीय महत्व की चीजें क्या है और राजनीतिक महत्व की चीजें क्या है। प्रशासन को राजनीतिक चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए। तो पहली बात में मतलब ये थोड़ी सी निराशाजनक बात है, लेकिन मोदी ऐसा लगता है कि इन चीजों की बहुत परवाह नहीं करते और उनका ये जो राग है ये चलता रहता है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली नज़र में आप लोगों के बीच जो ये भाषण पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस भाषण को आप लोग किस रूप में देखते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा इसका ऑपरेशन भी करेंगे। जो कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या मोदी जी इस भाषण के जरिए 2024 पर निशाना साध रहे थे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डरे सहमे हुए नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए दिखाई दिए, सुनाई पड़े? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि 2024 में इसी प्राचीर से मैं ही भाषण दूंगा, वो उनका दम्भ है या कुछ और है? ये आत्मविश्वास क्या ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में देखा जाए? ये सब तमाम बातें हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली नजर में प्रशांत टंडन जी आपके पास भी आना चाहता हूं। कैसे आप देखते हैं इस भाषण को? राजीव जी, आप सबको, सब सुनने वालों को, देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और देखिए, मैं प्रधानमंत्री का लाल किले से भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अपने बचपन से, रेडियो के ज़माने से प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनने के लिए नहा धो कर तैयार होकर बैठते रहे। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लाल किले से दिया हुआ भाषण देशवासियों को एड्रेस करता है, उनको संबोधित होता है। दो तीन चीज़ें हैं जो डॉक्टर दीपक पासपो बता रहे थे, मैं उसी को फोकस करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक व्यक्ति है जी, और उसको संवैधानिक मर्यादा के दायरे में भाषण करना चाहिए। दो तीन जो चीज़ें हैं जो आपने भी अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में बताई, मैं उस पर भी आना चाह रहा हूँ। एक उन्होंने कहा, एक तो आज डेविएशन था, जो फर्क नज़र आया आज उनमें, कि उन्होंने देशवासियों की जगह परिवार कहा। जी देखिए, देखने सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति लाल किले से खड़ा होकर देश को एक परिवार की तरह से एड्रेस करे, भावनात्मक लगता है। लेकिन देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परिवार लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है। हम सब अपने परिवारों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि परिवार में सबके समान अधिकार नहीं होते। जी, दुख दर्द बांटते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जो कमज़ोर होता है उसका साथ देते हैं। परिवार एक मानवीय यूनिट है, देश एक संवैधानिक यूनिट है। तो जब आप देशवासी कहते हैं तो सबके अधिकार बराबर है, नागरिक है सब। वहाँ कोई दादा दादी, नाना नानी, पिता माता, बेटा बेटी नहीं होता है, सब बराबर है। एक तो ये फर्क है कि देश एक संवैधानिक यूनिट है। दूसरी चीज़ की जब उन्होंने, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि आज मोदी जी का आखिरी भाषण लाल किले से होगा अपने 2 कार्यकालों का, तो शायद आज वो थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठकर एक स्टेट्समैनशिप का परिचय देंगे। लेकिन आज भी मोदी जी इस काम में विफल रहे, और इसलिए मैं बार बार राजीव जी कहता हूँ कि मोदी जी के किसी भी भाषण की, चाहे वो पार्लियामेंट का भाषण हो, चाहे लाल किले का भाषण हो, या
किसी भी चुनावी रैली का भाषण हो, उद्घाटन समारोह का भाषण हो, उसकी पिच बराबर होती है और उसकी जो लाइफ है, सेल्फ लाइफ, वो 3 दिन की होती है। आप देखिए आज भी पंडित नेहरू का वो भाषण ट्विस्ट विद डेस्टिनी, जो पहला आज़ादी जब मिली 15 अगस्त 1947 को, जो पहला उनका भाषण था संसद के अंदर, वो भाषण आज भी कोट होता है। इंदिरा गांधी के तमाम सारे भाषण कोट होते हैं, गांधी के बहुत सारे कथन और भाषण, सुभाष चंद्र बोस के भाषण और कथन कोट होते हैं आज भी। डॉक्टर अंबेडकर की कही हुई बातें लोग आज भी याद रखते हैं। याद कीजिए कि कोई किसी भी मोदी के समर्थक से ही पूछ लीजिए कि 5 साल पहले मोदी साहब ने क्या कहा था, 6 महीने पहले मोदी साहब ने क्या कहा था। वो कोटेबल कोट्स मोदी साहब की तरफ से नहीं आते। मनमोहन सिंह ने एक बात कही कि हिस्ट्री मेरे साथ इंसाफ करेगी, बात आज भी कही जाती है, 10 साल हो गए इस बात को। तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कोई वाक्य, ऐसे कोई जुमले, ऐसे कोई बात नहीं बोल रहे हैं जो उनको लंबे समय तक याद किया जाए। ये उनकी चिंता होनी चाहिए कि उनके भाषणों की शेल्फ लाइफ बढ़े। एक दिन वो कुछ बोलते हैं, मीडिया में चर्चा होती है, हेडलाइन बनती है, उसके बाद वो फिर कुछ नई बात बोल देते हैं और वो आगे बढ़ जाती है। तो एक तो ये और उसमें राजनीति लाना, पॉलिटिकल पार्टीज को निशाने पे रखना, एक प्रधानमंत्री और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो आपने बताई दी हैं। अब एक रेखांकित बात करने वाली कि आप जब परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार में आप भेद नहीं करते। आपने माइनॉरिटीज की जगह पसमानदा कहा जी। उसके बाद आपने 1000 साल की गुलामी की बात की। मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, इतिहासकार इसकी विवेचना करेंगे, लेकिन 1000 साल की गुलामी का मतलब है कि आप मुगल पीरियड को भी जोड़ रहे हो और अंग्रेज की गुलामी को आप कंसेशन दे रहे हो। बहुत एक बेसिक अंतर है राजीव जी कि मुगल यहाँ पे आए और वो कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था के शासक नहीं थे। वो एक राजतंत्र था, आक्रमणकारी थे, या उनका एम्पायर था और वो राजशाही थी। लेकिन मुगल अपना भारत की संपदा को कहीं बाहर नहीं ले गए। बाबर फरजाना से आया था तो बाबर ने भारत के खजाने फरजाना में नहीं भेज दिए। अंग्रेजों ने देश को लूटा। मुगल शासन खत्म होते के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी का 1/4 था। 26% थी ग्लोबल जीडीपी का हमारी अर्थव्यवस्था, जो अंग्रेज के जाते जाते 1% भी नहीं रह गई। तो अंग्रेज ने लूटा, आप अंग्रेज को कंसेशन क्यों दे रहे हैं? मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि 1000 साल की गुलामी की जो बात कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के राजीव जी मेरा जो पहला इंप्रेशन है वो यही है कि प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाई, एक बड़प्पन नहीं दिखाया। अगर वो परिवार की बात कर रहे हैं और परिवार के बड़े के तौर पे लाल किले की प्राचीर से खड़े हुए हैं, बहुत ऐतिहासिक जगह है वो, तो उस बड़प्पन को नहीं दिखाया आपने। वहां से पार्टी पॉलिटिक्स और बीजेपी के नेता के तौर पे मुझे दिखाई दिए, प्रधानमंत्री के तौर पे कम दिखाई दिए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं स्वतंत्रता दिवस पर और 10वीं बार लाल किले से झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी। लेकिन वो जो भाषण दे रहे हैं, क्या ये आखिरी भाषण है उनका? क्या 2024 में कोई और प्रधानमंत्री उस प्राचीर से भाषण देगा? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में ये दावा कर रहे हैं कि अगली बार भी वही झंडा फहराएंगे। इस दावे की भी पड़ताल करेंगे कि कितना इसमें सही सच है, कितना गलत है। क्या उनके दावे जो हैं वो सही साबित होने जा रहे हैं या ये दावे उनके सिर्फ दावे ही रहेंगे, बातें ही रहेंगी, उसकी भी पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, आपसे समझना चाहता हूं किस रूप में आप देखते हैं ओवरऑल प्रधानमंत्री के इस भाषण को? राजीव जी, लगता है कि आज प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा तनाव में थे, ऐसा लग रहा था उनकी बातों से और जिस तरीके से उनकी भाषा थी और जो उनकी भाषण शैली थी, उससे लग रहा था ये पीएम जो है काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे।
अब वो अपसेट क्यों थे? हालांकि ये उनका आखिरी मौका है लाल किले से संबोधित करने का। हो सकता है ये भी तनाव रहा हो कि अब इसके बाद मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस देश की जनता मौका देगी कि नहीं देगी। तो हो सकता है ये तनाव सिर पर रहा, और वो तनाव जो है वो सिर पर चढ़ के बोल रहा था आज प्रधानमंत्री के, क्योंकि वो जिस तरीके की बातें आज कर रहे थे राजीव जी, वो साफ मालूम पड़ता था कि ये किसी प्रधानमंत्री का जो है वो 77वें स्वतंत्रता दिवस पे जो है प्रधानमंत्री का लाल किले से कोई भाषण नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री जो है वो अपनी जो है वो उपलब्धियां गिना रहे हैं पार्टी की, जो है पार्टी ने क्या किया और क्या नहीं किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आज तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री से उठ करके और ये महसूस करना चाहिए था कि वो 135 करोड़ लोगों के देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधान सेवक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भी प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री को आज तो कम से कम ये चुनाव करना था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रधान सेवक हैं या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होने के ऊपर जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रधान सेवक होना स्वीकार किया, और देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होना स्वीकार नहीं किया। ऐसा उनके भाषण से कुल मिलाकर के संकेत मिलता है। अब वो जो बातें कर रहे थे कि साहब ये शपथ ले लें और वो शपथ ले लें, तो शपथ तो प्रधानमंत्री ने बहुत दिलवाई थी, 2014 में शपथ दिलवाई थी कि भाई 10 साल तक सांप्रदायिक हिंसा छोड़ दीजिए और जाने क्या क्या छोड़ दीजिए। तो आप नतीजा देख रहे हैं कि 10 साल तक इस देश के अंदर क्या क्या हुआ, कहाँ सांप्रदायिक हिंसा छोड़ी गई, किस तरीके से देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसाया गया। कहा जाता था कि दंगे नहीं होते, और किस तरीके से दंगे हुए। आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा, अब प्रधानमंत्री अगर पुलवामा को भी आतंकवादी घटना नहीं मानते हैं, उड़ी और पठानकोट को भी अगर आतंकवादी घटना नहीं मानते, तो बलिहारी ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर जो कह रहा है कि 10 साल में आतंकवादी घटना ही नहीं हुई। तो ये तो प्रधानमंत्री के ऊपर सोचने का मतलब। कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो कहीं से भी इस देश के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री का या भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक का ही भाषण कुल मिलाकर के था। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आज उन्होंने जो है अपना खुद शायद 2016 का उनका रिकॉर्ड है 94 मिनट का, उसको नहीं तोड़ पाए, 90 मिनट ही बोले कुल मिलाकर के। हालांकि अगर ये कोई रिकॉर्ड बनाना हो, ये तय किया जाना हो कि अब तक लाल किले पे सबसे घटिया भाषण किस प्रधानमंत्री का रहा, तो मुझे लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री जो हैं उनके ही 10 भाषणों में जो प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी कैसा भाषण रहा। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री का जो है वो आज का भाषण जो भी जिस तरीके का था, वो भारत के प्रधानमंत्री का भाषण न होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक का ही भाषण इसको माना जाए। प्रधानमंत्री अगर इसकी घोषणा भी लाल किले से कर देते तो ये ज्यादा बेहतर होता, हमको ये बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही जी। प्रधानमंत्री के भाषण की चीरफाड़ कर रहे हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाषण कैसा था, और इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि अगले साल भी मैं ही झंडा फहराऊंगा लाल किले की प्राचीर से। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ मेरे प्यारे देशवासियों की जगह जब मेरे प्यारे परिवारजन कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिवारवादी तुष्टीकरण ये तमाम बातें वहां रख रहे हैं। जरा समझना सुनना चाहता हूं और सुनाना दिखाना भी चाहता हूं। परिवारवाद पर क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के मुखिया यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, जरा उसको सुन लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था, आप जानते हैं कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। तब पंडित नेहरू जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए, स्टील प्लांट लगाए, पब्लिक सेक्टर्स बनाए और युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया। भाखरा नानगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए। स्पेस रिसर्च, इसरो और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी। कला, साहित्य, संगीत को भी सरकार नेहरू जी ने आवश्यक बढ़ावा दिया।
तो यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं कि पिछले 70 साल की जो बात होती है उसमें हमने क्या किया, देश ने क्या कुछ किया है। हमने से मतलब सीधा सिंपल सी बात है, देश की जनता ने जिसको चुनकर वहां बैठाया उसने क्या कुछ किया। लेकिन 2014 से लेकर के 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया? क्या 2014 में ही असली आज़ादी मिली थी या 2047 में आज़ादी 1947 में आज़ादी मिल गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है उसका लेखा जोखा जब दे रहे हैं तो उसमें मणिपुर भी है, उसमें हरियाणा भी है, उसमें चलती ट्रेन में जो कुछ हो रहा है वो भी है, और ऐसी बहुत सी घटनाएं जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम अलग अलग राज्यों में होती रही हैं वो भी है। क्या इन घटनाओं से अपने आप को पीछे कर पाएंगे, पीछा छुड़ा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यह बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश देश की जनता को करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते वक्त कह रहे हैं, बहुत सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन उन दावों के साथ साथ यह भी बताना होगा कि कितने एम्स खोल लिए, कितने IIT खोल लिए, कितने और ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कैसी भयावह परिस्थितियां यहां उत्पन्न हुई। क्या उन परिस्थितियों से आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा? मणिपुर पर का म तक न बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज मणिपुर की चर्चा क्यों करनी पड़ी, वो भी भाषण के शुरुआत में? एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, मणिपुर करके लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाषण में। और एक और बात थी कि मोदी जी पहली बार लाल किले की प्राचीर से ये 10वें भाषण में इस भाषण को बिना टेलीप्रॉम्प्टर का पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आज थे, कुछ कागज के पन्नों के साथ अपना भाषण दे रहे थे। और जैसा अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं कि शायद रिकॉर्ड नहीं बना पाए, अगर टेलीप्रॉम्प्टर होता तो 94 मिनट के रिकॉर्ड को वो तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन आज वो उस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आए। जरा समझना चाहता हूं आपसे प्रशांत जी, मणिपुर। इस बात को मैंने भी गौर किया कि आज टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, और मेरे ख्याल से टेलीप्रॉम्प्टर कैमरे की आंख से बच नहीं पाता है, और वो सोशल रहा, वो विवादित हो गया। विवादित होने के बाद वहाँ पे लाल किले के प्राचीर में नीचे तमाम देशों के राजदूत बैठे होते, दुनिया भर का मीडिया होता है, उनके लिए आप एड्रेस करके ये कह रहे हो कि मणिपुर में ये हो गया, जो बड़ा दुखद है। और महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, वो बहुत दुखद है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति की जगह, एक प्रधानमंत्री की जगह, एक थर्ड पर्सन की तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, उन्होंने 3 बातें दोहराई, कहीं वहाँ पे दोहराई मैं कहूँगा, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की बात लगातार कह रहे हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण जी। और उसके बाद उन्होंने भारत की एकता की बात की। आप भारत की एकता की बात को आप जरा देखिए कि वो किस परिप्रेक्ष्य भारत की एकता की बात करते हैं। भारत की एकता को मोदी जी या बीजेपी एक भौगोलिक एकता के तौर पर देखते हैं। भारत की एकता सामाजिक सौहार्द है। भारत की एकता में सबसे बड़ा रोड़ा यहाँ पे नफरत की राजनीति है। भारत की एकता में सबसे बड़ा जो आतंकवाद हुआ अभी थोड़े दिन पहले, कि चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली से मार दिया एक जवान ने, नफरत का शिकार इस RPF के जवान ने। ये भारत की एकता के लिए आघात है। भारत की एकता के लिए आघात वो है जब कमज़ोर लोग, दलित समाज के लोग छोटी छोटी बातों पे, पानी पीने पे, मंदिर जाने पर, मूछें रखने पर, शादी विवाह में घोड़ी पर बैठ के बारात में जाने पर मार दिए जाते हैं जी। ये भारतीय एकता के लिए कुठाराघात है। एक धर्म विशेष के लोग गाय के नाम पर झूठे आरोप में लिंच कर दिए जाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम है। मणिपुर में जो हुआ कि 2 समुदाय आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, हत्या के ऊपर आमादा है, ये राष्ट्रीय एकता पे कुठाराघात है। राष्ट्रीय एकता कोई भौगोलिक एकता की बात नहीं है केवल। भौगोलिक एकता तो है ही जरूरी, लेकिन उस भूगोल के अंदर जो तमाम तरीके के लोग रह रहे हैं,
उनके अंदर आप देखिए कि राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, और आपने अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया। आपने अल्पसंख्यकों में भी एक बंटवारा कर दिया कि आप कह रहे पसमानदा। तो अब ऐसे अगर आप हिंदू समाज में कहें कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, तो ये जो बंटवारा है, ये प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से कम परहेज करना चाहिए इस तरीके का कि आप एकता की बात भी कर रहे हो और वो भी कर रहे हो। भ्रष्टाचार पे उन्होंने बात की, अडानी के साथ आप घूम रहे जी 2014 से उनके जहाज पे। अडानी को दुनिया जान रही कि क्या कर रहे हैं अडानी। सीएजी अभी देखिए कि वो घोटाले कर रहा है कि आपने पेंशन फंड तक को के ऊपर सवाल उठा दिए। जो रिटायर्ड लोगों की पेंशन है उसके फंड के मिसयूज का मामला उठ गया। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। सड़क की सीएजी ने सड़क की जो पेमेंट हुआ उस पर भ्रष्टाचार हुआ। आपकी कर्नाटक की सरकार चली गई भ्रष्टाचार के आरोप में। अभी आपने 41 एफआईआर प्रियंका गांधी पे कर दी भ्रष्टाचार के आरोप को छिपाने के लिए। मध्य प्रदेश में जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का आरोप है, वो आरोप की सत्ता में जांच होती रहेगी, लेकिन वो आरोप है, मीडिया में आ रहा है। तो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं वो तब है कि जब आप किसी पे उंगली उठाएं। एक पुरानी कहावत है कि जब किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी की तरफ भी आती हैं। जी को देखना चाहिए, अपना भ्रष्टाचार भी देखना चाहिए। आप सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में ला के सफ़ेद कर देते हो। जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र की सरकार बनाई है पार्टी तोड़ के, जिस तरीके की आपने सरकार मध्य प्रदेश में बनाई, जो कारनामा आपने कर्नाटक में किया, ये भ्रष्टाचार नहीं है। जी ये तो अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार है। आप लोकतंत्र के खिलाफ स्कैम कर रहे हो। जनता की राय, जनता की चुने हुए नुमाइंदों के साथ आप गोलमाल कर रहे हो। उनको रेस्ट हाउस में और रिसोर्ट में बुला के आप खरीद फरोख्त कर रहे हो। तो जो बात मैं वही कहूँगा कि प्रधानमंत्री से लाल किले के प्राचीर से अपेक्षा ये नहीं होती है कि वो इस तरीके की बंटवारे की बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय एकता की बात भी कर रहे हैं। परिवारवाद कहाँ नहीं है। बुरी बात है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो परिवारवाद तो अमित शाह के बेटे कैसे बन गए बीसीसीआई में, ये परिवारवाद नहीं है।